एक केस आया था बंटी, अजीब सा। गांव के लोगों ने नॉनवेज, शराब और गाली सब बंद कर दिया। भैया, ये तो अच्छी बात है ना, सुधर गए लोग। हाँ, पर एक ही रात में सब कैसे सुधर गए, बिना किसी दबाव के? अगर आप बताना नहीं चाहते तो बोल दो। अरे बता रहा हूँ, गांव पहुंच गए। मैंने किसी से सीधा सवाल नहीं पूछा था। ऐसी जगह पे लोग सवालों से भागते हैं, यादों को समेट के रखते हैं ये लोग। लेकिन बंटी, सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी, हवा में ही जवाब तैर रहा था जैसे। मैंने गांव की एक चाय की दुकान पे पहला ब्रेक लिया था। तुम्हें पता है ना बंटी, चाय की टपरी गांव का न्यूज़ चैनल होती है। राजनीति, खेती और पड़ोसियों की बुराई सब यहीं डिस्कस होता है। पर यहाँ यहाँ सिर्फ चाय की चुस्कियों की आवाज थी। लोग आते, उंगलियों से इशारा करते, चाय लेते और पैसे काउंटर पर रख के चले जाते। सिक्का रखने की आवाज भी इतनी तेज लग रही थी जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। मैंने देखा, दो दोस्त बैठे हुए थे और कोने पे वो एक दूसरे को देख रहे थे। आंखें तो हिल रही थी पर कुछ बोल नहीं रहे थे। मतलब वो गांव गूंगा था क्या? नहीं, वो बस फिल्टर कर रहे थे, जैसे शब्द बोलने से पहले कहीं रुक जाते हो। दोपहर को मैं गांव के प्राइमरी स्कूल के पास से गुजरा। बच्चों का स्कूल, जहां शोर होना सामान्य बात है। वहां मैंने एक टीचर को देखा, वर्मा सर। वो क्लास ले रहे थे, बोर्ड पे लिख रहे थे। मैंने खिड़की से देखा, क्लास भरी हुई थी, 30-40 बच्चे होंगे। सर ने सवाल पूछा था, नॉर्मल स्कूल में क्या होता है? 10 हाथ उठते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं, सर मैं, सर मैं। यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। बच्चों ने हाथ उठाया, धीरे से, लेकिन डर रहे थे, जैसे हाथ उठाना भी कोई गुनाह हो। मास्टर ने एक बच्चे को खड़ा किया। वो बच्चा कांप रहा था। उसने जवाब दिया, फुसफुसाते हुए, इतने धीरे कि शायद सर को भी सुनाई ना दिया हो। पर सर ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बस सर हिलाया और बैठने को बोल दिया। उनकी आंखों में मैंने देखा बंटी, वो बच्चों का डिसिप्लिन। इससे उनको खुशी नहीं हो रही थी। वो बच्चों के बचपने को मरते हुए देखकर शौक में नहीं थे, पर मायूसी उनमें थी। उस शाम मैं डाक बंगलों में बैठा सोच रहा था, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? मैं शहर का आदमी हूँ, हमें शोर की आदत है। ट्रैफिक, हॉर्न्स, म्यूजिक। शायद शायद ये लोग बस डिसिप्लिन्ड है। शायद इन्हें शांति पसंद है। मैंने खुद को समझाया, आदित्य, तुम जर्नलिस्ट हो, हॉरर राइटर नहीं। हर चीज में भूत मत ढूंढो। हो सकता है गांव के लोगों ने फैसला किया था, शोर नहीं मचाना है। ये तो अच्छी बात है ना, मेडिटेशन जैसा माहौल रखना। पर फिर मुझे वो चाय वाली के हाथ याद आए। जब एक कस्टमर गलती से ग्लास गिराने वाला था तो उस औरत ने ग्लास को हवा में ही पकड़ लिया था। चीखी नहीं थी। अरे, ये आवाज तक नहीं निकली थी उसके मुंह से। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डिसिप्लिन में आदमी इतना कंट्रोल नहीं करता है बंटी, पर मन में इंसान अक्सर जम जाता है। और वो औरत जमी हुई थी। अगली सुबह मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था, ये शांति सामान्य नहीं थी, इसे थोपा गया था। गांव वाले एक दूसरे के दुश्मन नहीं, पर जेलर बन चुके थे। मैंने देखा, एक छोटा बच्चा गली में भाग रहा था, खेलते खेलते जोर से हंस रहा था। तुरंत उसकी माँ भाग के आई। उसने बच्चे को मारा नहीं, डांटा भी नहीं,
बस उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया। वो माँ इधर उधर देखने लगी, आसमान की तरफ, पेड़ों की तरफ, जैसे चेक कर रही हो कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। बच्चा रो रहा था, पर माँ ने हाथ नहीं हटाया। जब तक बच्चा सांस रोक के चुप नहीं हो गया, तब तक उसने हाथ नहीं हटाया था। गांव वालों को पुलिस की जरूरत नहीं थी बंटी। डर उनका पुलिस बन चुका था। लेकिन सच बताओ बंटी, तो पहले मुझे वहां इन लोगों से जलन हो रही थी। जलन? उन लोगों से भैया? हाँ सोचो, शहर में हम कितने परेशान रहते हैं इन शोरों से। वहां खड़े होके मुझे लगा, यार ये तो जन्नत है। कोई हॉर्न नहीं, पड़ोसी की चिक चिक नहीं, कोई बकवास नहीं कर रहा। सब काम से काम रख रहे थे। हवा इतनी साफ थी, दिमाग इतना शांत था कि मेरे अंदर एक ख्याल सा आया, आदित्य वापस क्यों जाना है, यहीं रुक जाते हैं। ये तो सुकून है। हाँ, सुनने में तो बहुत पीसफुल लग रहा है भैया। मैंने भी यही सोचा था। मुझे लगा ये लोग कितने सुकून से हैं। पर फिर मैंने ध्यान दिया, सुकून में लोग खुश रहते हैं बंटी, पर इनके चेहरे पत्थर जैसे थे। ये शांति नहीं थी, मानो किसी ने कोई नशा करवा दिया हो, ताकि जब वो काटे तो दर्द ना हो। मैं बस उस बेहोशी में जाने ही वाला था कि तभी एक ट्रक ड्राइवर आया। वो ड्राइवर गांव से गुजर रहा था और मंदिर के पास उसका टायर फट गया। उसे नियमों के बारे में नहीं पता था। वो उतरा और गुस्से में चीख चीख के गाली देने लगा। गांव वाले घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, डर के मारे। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर ने टायर बदला, गाली दी और चला गया। बच गया भैया। सबको लगा बच गया होगा। लोगों को लगा शायद डर छूटा था। लेकिन अगले दिन वो ड्राइवर वापस आया था, अपने ट्रक के साथ नहीं, पैदल। वो बीच सड़क पे खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ बोलना चाह रहा था बंटी। उसके मुंह तो हिल रहा था, गला फूल रहा था, नसें तन रही थी, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। सिर्फ हवा निकल रही थी, जैसे किसी ने उसके गले का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। ट्रक ड्राइवर पहाड़ वाला था। लोगों को लगा हमें नियम पता है, हम सेफ हैं। लेकिन नियम बदल रहे थे। एक गांव का ही आदमी था, सुरेश, खेत में काम कर रहा था। दूर उसका भाई जा रहा था। सुरेश ने बस आवाज ही दी थी, महेश। बस इतना, कोई गाली नहीं भैया। नहीं, सिर्फ आवाज थी, थोड़ी ऊंची, ताकि दूर तक पहुंचे। फिर क्या हुआ भैया? शाम को मैं सुरेश से मिला। वो चारपाई पे बैठा था। लोग उसे घेर के खड़े थे। मैंने पूछा, सुरेश भाई, क्या हुआ? उसने मुंह खोला बंटी। उसकी जीभ थी, गला ठीक था, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो बोलना चाह रहा था, मैं ठीक हूं, पर निकल रहा था म म म म म म। वो हकला नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग से डिक्शनरी डिलीट कर दिया गया हो। उसे शब्द याद थे, पर वो उन्हें बोलने का रास्ता भूल गया था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो डर से ज्यादा कंफ्यूजन में था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो, ये अचानक उसके साथ ये क्या हो रहा है।
उसने बस एक नाम चिल्लाया था और बदले में वो हर नाम, हर चीज भूल गया। आवाज की सजा शब्दों को छीन कर दी गई थी। और तब पहली बार मुझे लगने लगा था मैं इस चीज के रेंज में आ रहा हूं। मैं सुरेश को देख के परेशान हो गया था। गुस्सा आने लगा था मुझे। मैंने वहां खड़े एक बुजुर्ग से पूछ लिया, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे इसे? वो बुजुर्ग चुप थे। मैंने फिर से पूछा, थोड़ा जोर से, बोलिए, गूंगे क्यों हो गए हैं सब? जैसे ही मैंने आवाज ऊंची की थी, वहां खड़े 10 लोग एक साथ बढ़ गए और मुझे देखने लगे। उनके आंखों में गुस्सा नहीं था बंटी, रहम था। वो ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली हो। और उसी पर मुझे वो महसूस हुआ, बाहर हवा नहीं चली, पर मेरे गले के अंदर एक अजीब सी ठंडक उतर रही थी। जैसे सर्दियों की सुबह जब तुम तेज सांसें लेते हो, ठीक वैसे ही मेरा गला सूखने लगा था। मुझे खांसी आ रही थी, पर मैं खांस नहीं पा रहा था। एक भारीपन था, छाती पे नहीं, सीधा मेरे वोकल कॉर्ड्स पे। मुझे अपनी ही सांसों की आवाज रोड लगने लगी थी। भैया, आपने फिर कुछ बोला? नहीं, मेरा दिमाग चीख रहा था, भाग, पर मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। मुझे लगा कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था, इतना पास कि अगर मैं पलटा तो शायद मेरा चेहरा उससे टकरा जाता। मैंने पलट कर नहीं देखा। मैंने अपनी नजरें नीचे की और धीरे से वहां से निकल गया। उस दिन मुझे समझ आया, वो चीज भेदभाव नहीं करती। चाहे तुम्हें पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, अगर आवाज उठेगी तो आवाज ले ली जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। मैं भागते हुए सीधा मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी जी अकेले थे, दिया जल रहा था। मैंने उन्हें नमस्ते किया। सोचा वो मंत्र सुनाएंगे, श्लोक बोलेंगे। लेकिन जब वो बोले तो लगा जैसे शब्द उनके गले में फंस रहे हों। जा रहा है बेटा, जा, जल्दी जा। पंडित वो आदमी जो सालों से संस्कृत के कठिन श्लोक एक सांस में बोल देता था, आज उससे चाव बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। उसका गला सूख चुका था। ये जो भी था, इसे भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, शास्त्री जी, गांव खाली करवा देते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, या फिर कुछ दिन के लिए मंदिर बंद रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं। शास्त्री जी ने मेरे तरफ देखा। उनकी आंखें थकी हुई थी। उन्होंने हाथ से इशारा किया, देर हो गई है, वो मंदिर में नहीं है, वो अब यहीं है। तब मुझे वो एहसास हुआ जो किसी किताब में नहीं लिखा था। हम सोचते हैं भूत प्रेत दरवाजे से आते हैं, उन्हें रोका जा सकता है, पर ये चीज हवा में घुल गई थी। जो तुम्हारी सोच में बैठ गई हो, उसे कैसे भगाओगे? शास्त्री जी ने कोई श्लोक नहीं पढ़ा। उन्होंने बस चुपचाप दिया बुझा दिया, क्योंकि वो जान गए थे कि उजाला करने से चीजें दिख जाती हैं, और ये चीज दिखना नहीं चाहती थी। उसे पूजा नहीं चाहिए था बंटी, उसे बस
शांति चाहिए था और गांव ने जिंदा रहने के लिए उसे वो दे दिया था। भैया, गांव वालों की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो बस अपनी बात रख रहे थे, है ना? उन्होंने गलती नहीं की थी बंटी, उन्होंने बस आवाज ऊंची की थी। पर भैया, इसका मतलब धीरे बोलो, चाय ठंडी हो रही है।